नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। और सभी का स्वागत है आज के हमारे करंट अफेयर्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 13 अगस्त यानी कि 13 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं और वो ये कि आप लोग जब भी करंट अफेयर्स मेरा पढ़िए तो एक कॉपी आप लोग प्लीज जरूर जो है लेके बैठा करिए। वहां पर मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं वो बताया करूंगा। आपके पीसीएस के मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो प्री का आपका कुछ कंटेंट हो, चाहे एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में कुछ कंटेंट हो, वो सारी जानकारियां। और इसके साथ ही साथ में आपका जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसके लिए भी मैं आपको टास्क दिया करूंगा कि आप इसको रेडी कर लेना है। ठीक है, तो इससे न सिर्फ आपका प्रीलिम्स का जो फैक्चुअल डेटा होता है वो तैयार होगा, कॉन्सेप्ट तैयार होगा, बल्कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से चाहे पीसीएस मेंस में जीएस का सेक्शन हो, एसए का सेक्शन हो, या आरओ में जो है निबंध और बाकी सेक्शन हो, तो ये सब आपका रेडी होता रहेगा। और बाकी जो भी एग्जाम आपके होते हैं एक दिवसीय या अन्य स्टेट पीसीएस के या यूपीएससी के, तो उसके पॉइंट ऑफ से चीजें आपकी रेडी होते रहेंगे। ठीक है, तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग जो है नए बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आरओ के 26 में जो वैकेंसी आने वाली है, अभ्युदय के नाम से बैच स्टार्ट हो रहा है। डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आप अभ्युदय लिख करके और जो है इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जानकारी डिटेल्स में सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, आइए आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लेकिन उसके पहले कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यह मनाया जाता है आपका कब? 7 अगस्त को, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब आते हैं आज के पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक क्या है? पूर्व राज्यपाल और कौन है? सत्यपाल सिंह मलिक चर्चाओं में रहे हैं बहुत ज्यादा ये, तो इनका भी क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो और वे लंबे समय से आप जानते हो कि अस्वस्थ बीमार चल रहे थे और फाइनली जो है उनका निधन हो गया। हमारे बीच में वो नहीं है। वो चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक मेघालय, कहां के? मेघालय, गोवा, बिहार और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में राज्यपाल के पद पर रह चुके थे। अब यही फैक्ट आपसे पूछ लेगा कि वो किन किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे, तो ये आप स्टेट के नाम याद रखिएगा। ये 4 स्टेट आपके सामने दे रखे, इनके नाम आपको याद रखना है। चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक ने जम्मू कश्मीर के अंतिम पूर्णकालिक राज्यपाल के रूप में भी काम किया था। तो अंतिम स्टेट के रूप में कौन सा था? तो आप ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल के रूप में, पूर्णकालिक सदस्य मतलब राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला हुआ था। तो ये वाला फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अब चूंकि गवर्नर चर्चाओं में रहते हैं अक्सर, तो निश्चित तौर पर गवर्नर से जो स्टैटिक पोर्शन होता है वो भी आपसे पूछा जाता है ना। तो राज्यपाल के बारे में आप जानते होंगे, नाम मात्र का प्रमुख होता है एक तरीके से अपने आप। जैसे नाम मात्र कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल भी होता है। राज्यपाल एक तरीके से केंद्र सरकार के नुमाइंदे के रूप में कार्य करता है, आप जानते होंगे। केंद्र सरकार का एक तरीके से ये एक तरीके से एक समझ लीजिए कि लीडिंग पावर के रूप में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो एक तरीके से केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखती है एक तरीके से देखा जाए। इस मामले पे कई बार डिस्प्यूट होता रहता है ना, कई बार आप जानते होंगे राष्ट्रपति शासन के मामले में। और एक्चुअली में देखा जाए तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री ये या मंत्री जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल होती है राज्य की, उसके अधीन में कार्य नहीं करता, उसके अधीन में कार्य नहीं करता, बल्कि ये राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा भी सकता है ना, जानते होंगे आप। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति की इच्छा पर है, वो उसे कभी भी पद से हटा भी सकता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है, यह भी जानिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक राज्यपाल एक ही राज्य में काम करेगा, नहीं, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर रह सकता है। वह एक ही व्यक्ति के कई राज्यों का भी काफी राज्यपाल सकता है, मैंने बता दिया आपको। चलिए, राज्यपाल बनने की योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र कम से कम 35 वर्ष मिनिमम है, वह व्यक्ति संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई लाभ का पद वो ना हासिल करता हो, है ना। राज्यपाल की प्रमुख कार्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल के प्रमुख कार्यों के रूप में अक्सर आपके मेंस में प्रश्न पूछता है, और ध्यान रखिएगा राज्यपाल के प्रमुख कार्यों के रूप में ये जो अलग अलग शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका शक्ति, कानूनी शक्तियां, अन्य विधायी शक्तियां, या किसी एक खास शक्ति के ऊपर ही प्रश्न पूछ सकता है। ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल के साथ साथ में राष्ट्रपति पर भी जो है प्रश्न पूछता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो मैं आपको आज क्या करता हूं, टास्क देता हूं। आज ही नंबर 1 टास्क आपका क्या है? नंबर 1 टास्क आपका है, ठीक है,
कि राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति के कार्य, क्या क्या इनके कार्य अधिकार होते हैं, इन पर आपको चर्चा करना है। और बाकी जो अन्य फैक्टर प्रेसिडेंट के होते हैं उनको भी आपको देखना है। ये आपका टास्क नंबर 1 है आज का, यानी कि आपका ये होमवर्क है, इसको आपको कॉपी में नोट कर लिए। और ये जब क्लास हमारी वाइंड अप हो जाएगी तो उसके बाद आप इसको हैंड टू हैंड कर लेना। तो इससे क्या होगा, करंट अफेयर्स तो आपका रेडी होता रहेगा, लेकिन साथ साथ में स्टैटिक पोर्शन भी आपका चलता रहेगा साथ साथ में, ठीक है। तो कार्यपालिका संबंधी अगर अधिकार की बात करेंगे राज्यपाल के, तो उसमें क्या है, मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल करता है। मंत्रियों को शपथ दिलाने का भी कार्य राज्यपाल ही करते हैं। राज्य के प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की अगर बात की जाए तो भी राज्यपाल ही करते हैं। विधानसभा का सत्र बुलाना, स्थगित करना या भंग करना, यह भी राज्यपाल के अधीन होता है। दूसरा, विधायी शक्तियों की अगर बात करें तो राज्य विधायिका के कानूनों को मंजूरी देना या रोकना। जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा के कानूनों को मंजूरी राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से राज्य में जो विधानसभा विधान परिषद के जो कानून होते हैं उनको कानूनी जामा पहनाने का कार्य, यानी कि अंतिम हस्ताक्षर राज्यपाल के होते हैं, तभी वो कानून बन पाता है ना। अध्यादेश यानी कि जो ऑर्डिनेंस होते हैं जारी करना जब विधानसभा सत्र में ना हो। नेक्स्ट है विधानसभाओं को समूहित करना और उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना। यह कार्य भी क्या होता है, विधायी शक्तियों के अंतर्गत, विधायी अधिकारों के अंतर्गत जो है आता है राज्यपाल के। वित्तीय अधिकार क्या होते हैं, बजट विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत होता है। राज्य में कोई भी धन विधेयक, मनी बिल राज्यपाल की मंजूरी के बिना नहीं पेश हो सकता है। यह भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है। न्यायिक अधिकार की अगर बात करें तो कुछ मामलों में दया याचिका स्वीकार या खारिज भी कर सकते हैं राज्य के राज्यपाल के पास, यह भी कुछ मामलों में अधिकार दिया गया है। ओके, चलिए अब आपके सामने प्रश्न आ गया कि राज्यपाल किसके अधीन कार्य करता है। बहुत आसान सा प्रश्न है, राज्यपाल राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। सी इज द राइट आंसर। कितना सिंपल सा प्रश्न है, बताइए उत्तर। ठीक है भाई साहब, नींद में मत रहिए, है ना। नींद में मत रहेंगे तो जिंदगी गोलगप्पे से हो जाएगी। मैंने कल भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, आप अगर 30 से 35 मिनट जो है अगर आप डेली निकाल लेते हैं करंट अफेयर्स के लिए 30 से 35 मिनट, तो ये आपके जीवन के बहुत अहम होने वाले हैं और इससे एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। मैं हर दिन आपको समझाऊंगा इस बात के लिए, है ना। इसलिए ध्यानपूर्वक चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, फिलीपींस के राष्ट्रपति की भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा। अभी आप जानते हो कि फिलीपींस के साथ भी हमारा अच्छा समझौता और अन्य कई समझौते बड़े अहम हैं और उसी के कंटेक्स्ट में जो है 5 दिवसीय यात्रा जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति की हुई थी अभी हाल ही में। और पीएम मोदी के निमंत्रण पर जो है वो भारत की राजनयिक यात्रा पर आए हुए थे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और अन्य औपचारिक रूप से जो है इनका स्वागत किया गया। और अब फिलीपींस के बारे में बातचीत हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले जान लो कि फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं कौन। तो आर मार्कोस कौन, ये नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब फिलीपींस के बारे में अगर बात करें तो राजधानी उसकी मनीला है और फिलीपींस को सिंगिंग नेशन भी कहा जाता है। गायन का बड़ा महत्व है भाई साहब वहां पे, ठीक है, सिंगिंग नेशन। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे सिंगिंग नेशन के रूप में जाना जाता है, आप कहेंगे फिलीपींस को। ठीक है, आइए, यह देश भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है बिकॉज ऑफ पैसिफिक, जो आपका यानी कि जो रिंग ऑफ फायर होता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहीं पर ये क्या है, स्थित है। तो रिंग ऑफ फायर निश्चित तौर पर आप जानते होंगे, मुझे नहीं लगता है कि रिंग ऑफ फायर जो है आप नहीं जानते होंगे, है ना। तो ये रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में क्या होता है, उपस्थित है, इसीलिए यहां पर खूब ज्यादा जो है भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं। रिंग ऑफ फायर क्या होते हैं, आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। कई बार इसी बार रिंग ऑफ फायर संबंधित प्रश्न आपके यारों में आया हुआ था और मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि भैया रिंग ऑफ फायर वाला मामला पढ़ लीजिएगा, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लीजिएगा, भूकंप के बारे में पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से प्रमुख जो है ज्वालामुखी होते हैं। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अगर मेरी बातों को आप मानते तो मामला सही होता आपका। ठीक है, इतना आसान पेपर होने के बाद भी बहुत लोगों का खराब हुआ है, बड़ी दुखद घटना है अपने आप में ये, है ना। प्रसिद्ध ज्वालामुखी फिलीपींस की बात करें तो वो है कौन सा है, मायोन है। और दुनिया की सबसे लंबी जो अंडर वाटर रिवर है, ठीक है, पुर्टो प्रिंसिया, ठीक है, अंडरग्राउंड रिवर भी जो है क्या है, ये यहीं पर है, कहां पर, फिलीपींस में है। मुद्रा यहां की पेसो है, फिलीपींस पेसो है। और फिलीपींस एक द्वीपीय देश है जिसका कोई भी जो है स्थलीय सीमा वाला देश नहीं है, यानी कि फिलीपींस के जो है चारों तरफ क्या है, समुद्री सीमा है, समुद्र है चारों तरफ, जो इसके स्थल नहीं है। यह पूरी तरह से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसका किसी भी देश से सीमा, जमीनी बॉर्डर जो है नहीं मिलती है अपने आप में। मैप में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप नजर आ रहा होगा, यह है आपका सुंदर सा प्यारा सा क्या,
फिलीपींस, और फिलीपींस के अगर आप आसपास देखेंगे तो पूरा क्या है, कहीं भी जो है जो स्थलीय देश है उसकी सीमाएं यहां पर नहीं लगती। ये सारा ब्लू ब्लू क्या है, ये अपने आप में क्या है, समुद्र है अपने आप पे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि पूर्व में फिलीपीन सागर है, तो पूर्व की बात देखिए तो यहां पर फिलीपीन सागर हो गया आपका। पश्चिम में दक्षिण चीन सागर है, तो पश्चिम की बात करें तो साउथ चाइना सी है, यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। दक्षिण में सिलिबस सागर है, तो आइए यहां पर देखिए कहां पर सिलिबस सागर है, दक्षिण हो गया, यहीं पर कहीं पर सिलिबस सागर होगा। कट गया क्या भाई साहब, सिलिबस सागर यहीं पर होगा कहीं पर, ये शायद मुझे लग रहा है इमेज में कट गया है, या फिर अगर आप लोग ये देखिए ये है सिलिबॉन सी, तो ये हो गया अपने आप में एक तरीके से। और उत्तर में लुजोन जलडमरू मध्य आपको यहां पर दिखाई देगा, तो ये लुजोन जलडमरू मध्य आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है यहां पर सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही हैं अपने आप। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये आप यहां पर इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है ना भाई साहब, ये देख रहे हो, ये देखो सारी सीमाएं से क्या हैं अपने आप में जो है क्या हैं, समुद्री सीमाएं हैं। ये देखिए अलग अलग मैंने सर्कल कर रखा है जो आपके यहां पर दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। तो इसको क्या करिए, मैप के माध्यम से एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो है समुद्री सीमा जो है ये साझा करता है अपने आप में, कौन, फिलीपींस, ठीक है। याद रहेगा, फैक्चुअल डेटा के रूप में यहां से प्रश्न पूछ सकता है आप एग्जाम में, ओके। चलिए, लुजोन जलडमरू मध्य के बारे में प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जो कि इसके क्या है, उत्तर में है। यह प्रश्न पूछ लेगा कि लुजोन जलडमरू मध्य जो है फिलीपींस की किस दिशा में अवस्थित है, आप कहेंगे उत्तर में, या लुजोन जलडमरू मध्य के बारे में भी प्रश्न आपसे अलग से पूछ सकता है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, फिलीपींस का कोई स्थलीय यानी कि लैंड सीमा नहीं है, ठीक है। दूसरा, फिलीपींस की सीमा चीन से लगती है, ठीक है। फिलीपींस अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। फिलीपींस की आधिकारिक भाषा हिंदी है, क्या होगा, सिंपल सी बात है, कितना आसान सा प्रश्न है, ए वाला हो जाएगा सही, यानी कि फिलीपींस का कोई भी स्थलीय जो है सीमा वाला देश नहीं है। स्वदेश दर्शन योजना अभी चर्चाओं में है ये, और चर्चाओं में इसलिए क्योंकि इसने क्या है, अभी हाल ही में कैग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और इसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना को और मजबूती के साथ लागू करने का प्लान बनाया है। स्वदेश दर्शन योजना क्या है, अपने आप में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा और विकास देने के लिए, पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक योजना है अपने आप में, है ना, जिससे स्थानीय रोजगार के साथ में पर्यटन में एक बड़ा जो है फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। तो कैग की रिपोर्ट को ही अपनाया था अपने आप पे, ठीक है, सफल क्रियान्वयन के लिए, यानी कि स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक केंद्रीय जो है परियोजना है अपने आप पे। तो पूछ लेगा कि बताओ स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी, आप कहेंगे सर 2014-15 में शुरुआत की गई थी, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा उद्देश्य मैंने आपको पहले बता दिया कि भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, यानी कि जो भी टूरिज्म हमारा है, टूरिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है, उसको विकसित करना और उसको बढ़ावा देना। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय सर्किट के अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को केंद्रीय वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इस योजना की परिकल्पना स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि जैसे अन्य योजनाओं के तालमेल बिठाने के लिए जो है बनाई गई थी। और इससे क्या होगा, पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों के साथ तालमेल बनाने ताकि पर्यटन को अपनी क्षमता का एहसास हो सके के लिए एक प्रमुख इंजन के रूप में भी स्थान इसको दिया गया। तो ये स्वदेश दर्शन योजना के ऊपर आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है, पीसीस में अगर बात करेंगे, ठीक है। तो इस पर क्या करिएगा, शॉर्ट नोट्स रेडी कर लीजिएगा कि किस प्रकार से हम स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जब आप कहीं पर कोई व्यक्ति घूमने जाएगा तो वहां पर वो सामान खरीदेगा, ट्रैवलिंग करेगा, ठीक है, और कई अन्य घटनाएं घटित होती हैं जिससे जो है हमारे देश में उसका बढ़ावा मिलता है। और फॉरेनर भी घूमने आते हैं तो विदेशी मुद्रा का भंडार भी हमारे पास होता है, इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी। इससे हमारे संस्कृति, परंपराओं और अन्य चीजों का भी फायदा होता है। लोग आते हैं तो हमारे पारंपरिक स्थानों पर जाते हैं, घूमते हैं और हमारे संस्कृति और परंपराओं के बारे में उनको जानकारी मिलती है। तो इससे क्या होता है, हमारे कल्चर को विकास भी इससे मिलता है अपने आप में, यानी कि उसका वैश्वीकरण भी होता है अपने आप में ओवरऑल, ठीक है। चलिए, हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना की समीक्षा के लिए किसकी रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने अपनाया है, तो वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को। इसको क्या बोलते हैं, सीएजी बोलते हैं, कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और भाई साहब एक बात ध्यान रखिएगा, टास्क में देता हूं कि कैग के बारे में, क्या कैग के बारे में
टास्क नंबर 2 आपका है। कैग के बारे में आज ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है और कैग पर अक्सर आप एग्जाम में प्रश्न पूछाता है। तो जरा मुझे कमेंट करके तुरंत बताओ आप लोग जो है फट से कि कैग का गठन किस आर्टिकल में किया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है कैग के गठन की बात कही गई है। जल्दी से मुझे जल्दी उत्तर देके बताइए कैग का गठन किस आर्टिकल में। मैं आपके सामने ऑप्शन 2 देता हूं, एक है ऑप्शन नंबर 148 और दूसरा ऑप्शन है आपका 138। ठीक है, ये दो हैं या तीसरा विकल्प है ए बी सी विकल्प है नन ऑफ, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों में से कोई एक है या सी ऑप्शन में से कोई नहीं है। बताइएगा कैग का गठन किस आर्टिकल में किया गया, बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए, राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक लोकसभा में अभी हाल ही में पारित कर दिया गया है। क्या कुछ है आइए इसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन इन दोनों विधेयकों को अभी क्या किया गया है, जो है लोकसभा में पारित किया गया है। दोनों विधेयकों को खेल मंत्री कौन से, मनसुख मांडविया, इन्होंने ही अभी हाल ही में मानसून सत्र में इसको जो है प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय खेल प्रशासन जो विधेयक है, ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो विधेयक है आपका पहला वाला कौन सा राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, इसका उद्देश्य क्या है, भारत में विभिन्न खेल प्रशासकों को विनियमित करना है अपने आप पे। तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा क्या है अपने आप में, दूसरा है इसके तहत क्या होगा, नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन किया जाएगा। किसके तहत, ये जो विधेयक आपका राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक पारित किया गया इसके तहत। ठीक है, जो सभी यानी कि ये जो आपका जो बोर्ड गठन होगा इसके माध्यम से सभी खेल महासंघों की निगरानी करेगा, जिनमें भारत का सबसे समृद्ध खेल निकाय कौन सा है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी इसमें शामिल होगा। यानी कि ये जो बोर्ड बनेगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ये कई सारे कार्य करेगा अपने आप में। दूसरा विधेयक कौन सा है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025, इसमें देश की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के निर्देशानुसार अधिक ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस प्रदान करता है। डोपिंग अक्सर चर्चाओं में रहता है और डोपिंग के लिए कई सारे चीजें और भी की गई हैं। अगर आपको याद हो, डोपिंग को लेकर के एक मैंने न्यूज आपको बताई थी, एक केंद्र के बारे में बताई थी जानकारी, अगर वो आपको पता है तो मुझे बताइएगा कि डोपिंग के बारे में मैंने आपको क्या जानकारी दी थी। अगर आपको पता है तो बताइएगा मुझे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से मुझे उत्तर बताइए इसका। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। खेलों में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना, भारत में खेल प्रशासकों को विनियमित करना, खिलाड़ियों को मुफ्त प्रशिक्षण देना, या फिर खेलों में महिला भागीदारी को बढ़ावा देना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बड़ा आसान है, इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि भारत में खेल प्रशासकों को क्या करना, विनियमित करना। ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य। याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, बाकी ये पीसीएस का एडवर्टाइजमेंट है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2026 के नाम से चल रहा है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो न सिर्फ आपको पीसीएस में इसका बेनिफिट मिलेगा, बल्कि आरओ एआर की तैयारी भी आपकी इसी बैच से हो जाएगी। ठीक है, यहां पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, बाइलिंगुअल नोट्स आपके, प्री के टेस्ट सीरीज, मेंस के टेस्ट सीरीज आपका, आंसर प्रैक्टिस आपका, और बहुत सारी चीजें जो है आपको यहां पर दी जाएंगी। तो आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, प्री प्लस मेंस के पॉइंट से चलाया जाएगा, कहीं से कोई भी किताब आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिटेल्स अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप क्या करिए, पीसीएस 2026 लिख करके यहां पर इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, विश्व हाथी दिवस ये चर्चाओं में है। हर साल 12 अगस्त को जो है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और एशियाई हाथियों के लिए जो है भारत अपना जो है प्रसिद्ध है। हाथी मेरा साथी मूवी बड़ी अच्छी आई हुई थी, आप जानते होंगे, अगर आपने देखी तो मुझे कमेंट में बताइएगा। हाथी जब बचपन में हम लोग जब छोटे छोटे थे तो अगर कहीं भी हाथी जो है महावत लेके गुजरता था तो अपने आप में क्या होता था कि जो है सब बच्चे जो है उसके आगे लग जाते थे, मतलब हाथी आया हाथी आया। और बचपन में हाथियों से बड़ा प्रेम था। हाथी मेरा साथी जो एक मूवी आई थी, वो इतनी अच्छी मूवी है कि आप कभी अगर देखोगे तो अच्छी बात है, नहीं देखोगे तो देख लीजिएगा उसको, बड़ी अच्छी मूवी है। हाथियों के शिकार के हेतु भी कई प्रकार की चीजें बनाई गई हैं ताकि उनका शिकार ना हो सके, और हाथी का बहुत महत्वपूर्ण है। हाथी पूजनीय भी होती है, आप जानते होंगे। और किस भगवान का, कौन से ऐसे भगवान हैं जिनका वाहन है हाथी, अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण, उनके आवास की सुरक्षा, उनके साथ हो रहे शोषण और अवैध शिकार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए यह उद्देश्य मनाया जाता है। अच्छा, महावतों के लिए, जो कि हाथी को जो उनका जो पालन पोषण करते हैं, ये जो महावत होते हैं, महावतों के लिए कुछ योजनाएं या कुछ कार्यक्रम चलाया गया था, मैंने आपको पढ़ाया था।
क्या वो पॉइंट आपको याद है? अगर आप कहेंगे हाँ सर याद है, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसका उत्तर मुझे जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कि महावतों के लिए क्या कुछ योजना या कोई पॉलिसी या कुछ ऐसा बनाया गया है क्या? आप लोग अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मैंने कराया हुआ करंट अफेयर्स। चलिए, ये जो दिवस मनाया गया 2012 में, इसकी शुरुआत होती है किसके द्वारा शुरुआत की गई? कनाडा की फिल्म निर्माता एक कंपनी है अपने आप पे, एक संस्था अपने आप पे, इसने जो है यहां पर इसकी शुरुआत की थी। किसकी? हाथी दिवस की मतलब। चलिए, भारत एशियाई हाथियों का सबसे बड़ा घर है अपने आप में, और भारत सरकार ने हाथियों को राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में भी इसको क्या किया है? घोषित किया है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ, आप जानते होंगे, और जो है इससे क्या हो सके? हाथियों का संरक्षण हो सके। जितने भी प्रोजेक्ट हैं आपके, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये सबके सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट जितने भी हैं, जैसे आपका प्रोजेक्ट क्या? हाथी हो गया, ठीक है? इसके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर हो गया। इसको भाई साहब पढ़ लेना, ठीक है? ऐसे ही मुंह खोल के मत बैठा हुआ है अपने आप में। हाथी प्रोजेक्ट क्या? हाथी, यानी कि प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है? प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल अपने आप में, है ना? क्रोकोडाइल, और ऐसे कई अन्य प्रोजेक्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इन प्रोजेक्ट को आज ही आप कर लीजिएगा रेडी। ये आपका टास्क नंबर 3 है, आपका टास्क 3 है। जितने प्रोजेक्ट हैं इनको इकट्ठा नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट हंगुल, है ना? प्रोजेक्ट कछुआ, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको रेडी करिएगा आज ही। चलिए, अब प्रश्न आपके सामने है कि विश्व हाथी दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखो, क्या ये पॉइंट सही लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? सही हो जाएगा, ठीक है? इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, नहीं भाई साहब 2012 में की गई थी, तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ये 2012 होगा, ठीक है? और भारत सरकार ने हाथियों को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है, बिल्कुल सही बात है। तो एक सही है और 3 सही है, ये गलत है। तो 1 और 3 देखो कहां पर है? तो 1 और 3 बी वाले ऑप्शन में है, यानी कि 1 और 3 क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सही उत्तर हो जाएगा। यही ना होगा, या कुछ और होगा? यही होगा। ऐसे प्रश्न अक्सर पीसीएस के एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, ठीक है? और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इस बार जो है आरओ में फ्रैक्चर पूछा गया तो हर साल पूछा जाएगा। कूट के फॉर्म में प्रश्न पूछा जाएगा निश्चित तौर पर। राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस ये हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर के.एच. अली कुन्नी द्वारा 1957 में भारतीय मेजर कॉप के सफल प्रेत प्रजनन की स्मृति में जो है इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है? ये दिवस क्या है? बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए, और अक्सर आप एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से क्या करेंगे? रेडी कर लेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, उन पर जो है प्रश्न आता है। इन्होंने एक टेक्निक जो है लाई थी, उस टेक्निक का अगर आपको नाम पता है तो मुझे बताइएगा कि ऐसी कौन सी टेक्निक थी जो इनके द्वारा शुरू की गई थी। मैं उसका नाम मुझे याद है, थोड़ा सा बताता हूं आपको। हाइपोफिसेशन टेक्निक जो है, इसी के माध्यम से इसमें एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? देश के मत्स्यिकी क्षेत्र के विकास में मत्स्य किसानों, उद्यमियों और मछुआरों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देना। आप जानते होंगे फिश फार्मिंग, फिश जो है जो कल्चर है अपने यहाँ पे बड़ा फेमस है, आप जानते होंगे। फिशेस का इस्तेमाल हम न सिर्फ अपने खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं, अपितु जो है अलग अलग मेडिसिनल फॉर्म में भी इसका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि अलग अलग दवाइयों को बनाने में भी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता रहा है हमारे यहाँ पर। और इसी तकनीक के जो है तहत में क्या हुआ था कि इसी तकनीक के तहत जो है जो हमारा वाटर एग्रीकल्चर है एक तरीके से, ठीक है, यानी कि जलीय कृषि, ये बड़ा फेमस हुआ था इसी तकनीक के माध्यम से अपने आप जानते होंगे। जलीय कृषि का एक बड़ा योगदान जो है भारत में है, यानी कि अलग अलग जैसे आप नॉर्मली कृषि करते हैं ना अपने यहाँ पर उसमें मिट्टी पे, ठीक उसी प्रकार से जलीय कृषि अपने आप पे, तो ये एक्वाकल्चर भी अपने यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। तो ये सब बातें इसमें रखी गई कि भाई किस प्रकार से हम जो है मत्स्य संसाधनों का अस्थायी प्रबंधन, उनके तरीकों पर सामूहिक रूप से विचार विमर्श करना है, तो एक पारस्परिक तंत्र का निर्माण करना है, ये इस दिवस का उद्देश्य है। मछली उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। क्या? मछली प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री कौन है? इंडिया है। और आप मुझे बताओ कि विश्व में प्रथम स्थान पर मछली उत्पादन में कौन सा देश है? जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए कमेंट करके। मैं आपको देता हूं
जो है 30 सेकंड का टाइम। तुरंत बताइए, मछली उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? मैं उम्मीद करता हूं क्या मुझे, आप चाहे गूगल करिए लेकिन इसका उत्तर दीजिए। आज उत्तर दे देंगे तो अब आपको आगे हमेशा याद रहेगा। अभी इग्नोर करके निकल जाएंगे, चैटियाने लगेंगे तो उससे तो कुछ मिलेगा नहीं, हासिल नहीं होगा उससे कुछ। लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं उससे जरूर आपको हासिल होगा। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप मुझे उत्तर जरूर देंगे कि विश्व में प्रथम स्थान पर मछली उत्पादन में कौन सा देश है। ठीक है, चलिए कमेंट करके मुझे बताइएगा फटफट से। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख मछली उत्पादकों के रूप में आप जानते होंगे आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक प्रमुख राज्यों के रूप में आते हैं। और पश्चिम बंगाल में तो मच्छी और भात खूब फेमस है, जानते होंगे आप लोग, है ना। मच्छी भात खूब खाया जाता है, मछली और चावल, है ना। चलिए, नीली क्रांति एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, आप जानते होंगे। मछलियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति यानी कि मत्स्य पालन और जलीय उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ही नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी। आरंभ 1970 के प्रारंभिक प्रयास पर जो है ये आधारित है अपने आप में, और 1985 के बाद जो है इसमें असली तेज वृद्धि हुई। मुख्य अभियान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये मुख्य अभियान कौन कौन से हैं? मछली उत्पादन और यानी कि मत्स्य के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रमुख अभियान हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत विस्तार। ठीक है, तो प्रेरणा स्रोत जो है कौन सा रहा है? हरित क्रांति के तर्ज पर जो है इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन यह जल आधारित उत्पादकता केंद्रित है। प्रमुख लाभार्थी जो इसमें आएंगे वो आएंगे मछली किसान, तटीय समुदाय, मत्स्य पालक, ग्रामीण क्षेत्र के लोग। किसके तहत? इस प्रधानमंत्री संपदा योजना के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये पॉइंट जो है, अच्छा इसी के अंतर्गत आएगा। मुख्य अभियान जो नीली क्रांति के अंतर्गत इसको शुरुआत किया गया था, तो ये नीली क्रांति के अंतर्गत ही आएगा। और अब देखिए हम लोग यहां पर देखते हैं मत्स्य क्षेत्र के लिए अलग जो पहले शुरू किए गए थे उसकी बात करेंगे। नंबर 1 पर राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, इसका गठन किया गया था 2006 में। मुख्यालय इसका हैदराबाद में। उद्देश्य क्या था इसका? मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, अवसंरचना निर्माण, प्रशिक्षण व योजनाओं के क्रियान्वयन पर सहायता देना। दूसरा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है मत्स्य क्षेत्र को शामिल किया गया। वर्ष 2007 से राज्यों को योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता भी दी गई अपने आप में, है ना। चलिए, ये दूसरा पॉइंट है क्या? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके तहत भी जो है इसकी शुरुआत 2007 से होती है, और इसमें भी राज्यों को इन योजनाओं के लिए वित्तीय फंडिंग दी गई, यानी फाइनेंशियल हेल्प दी गई। नीली क्रांति, अभी मैंने आपको बताया है कि एकीकृत विकास और प्रबंधन योजना 2015 में नीली क्रांति के अंदर शुरू की गई, और समुद्री और आंतरिक जल मत्स्य पालन का एक साथ विकास किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में शुरू की गई। लॉन्च 10 सितंबर 2020 को। लक्ष्य 2024-25 तक मत्स्य उत्पादन को 22 मिलियन टन तक पहुंचाना है, यह इसका उद्देश्य था। फोकस क्या था? सतत विकास, अवसंरचना, विपणन, निर्यात और तकनीकी नवाचार। सागर मित्र योजना इसी मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी शुरू किया गया था। इसमें क्या किया गया? इस सागर मित्र योजना के अंतर्गत मछुआरों को प्रशिक्षण और सहायता देने के लिए हर तटीय गांव में सागर मित्र जो है क्या किया गया? नियुक्त किया गया, ताकि जो है क्या हो सके? मछुआरों को प्रशिक्षण दिया जाए किस प्रकार से फिश फार्मिंग करते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को मनाया जाता है। क्या यह पॉइंट सही है? देखो जरा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह दिवस 1997 में भारतीय मेजर कार्प की कृत्रिम प्रजनन की सफलता की स्मृति मनाया जाता है। तो क्या 1957 ही है? देखो जरा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कथन भी सही है अपने आप में, है ना। भारत मछली उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है? नहीं, द्वितीय स्थान पर है, सेकंड स्थान पर है। क्या है? सेकंड पे है, ये सेकंड हो जाएगा। तो इसको कट कर दीजिए, 1 और 2 सही हो जाएगा। तो यानी कि आपका 1 और 2 कहां पर है? ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। काकोरी ट्रेन कांड की 100वीं वर्षगांठ, ये अभी चर्चाओं में रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप जानते होंगे कि 9 अगस्त 1925 को ही यह कांड हुआ था, उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर घटी, और इसे काकोरी षड्यंत्र या काकोरी डकैती के नाम से भी जाना जाता है। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के पास धन की कमी थी अपने आप में, और हथियार नहीं थे, और इसीलिए जो है HRA के प्रमुख क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। एक बड़ी इससे काफी लोग नाराज भी हुए, और आप जानते होंगे जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको कई लोगों ने आतंकवादी क्रांतिकारी का दर्जा दिया गया था। विगत कुछ वर्षों में एक बड़ी फेमस किताबें हैं, ठीक है, उसमें भी आतंकवादी इनको करार दिया गया था, हालांकि उस शब्द को हटा दिया गया। एक बड़े फेमस राइटर हैं, उन्होंने भी अपनी किताब में इसको लिखा था, और वो किताबें यूपीएससी बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनके दिमाग में जाएगा। खैर, एनीवेज,
तो यह घटना अपने आप में इतिहास में एक बड़ी घटनाओं के रूप में जानी जाती है और इसमें जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो रामप्रसाद बिस्मिल योजना के मुख्य सूत्रधार के रूप में जाने गए थे। चंद्रशेखर आजाद जो थे वो संचालन और सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी उन्होंने। अशफाक उल्लाह खां सक्रिय भागीदार इसमें थे और इसके अलावा राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सत्येंद्र बख्शी, मुकंदी लाल, केशव चक्रवर्ती आदि भी इसमें सहभागी थे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां में बड़ा मित्रवत संबंध था, आप जानते होंगे अगर। तो पंडित रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां एक थाली में बैठे खाना खाते थे। सोचिए इतना जो है मित्रवत संबंध था उस समय, लेकिन बाद में संबंध धीरे धीरे क्या हुए, अलग अलग जो है लोगों के द्वारा, मतलब इनके भी तो ठीक थे लेकिन बाकी धर्म की जो खाई थी बाद में आगे लंबी होती चली गई, अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा विघटन के फलस्वरूप, और बहुत सारी चीजें इसमें हो गई। खासकर 1947 में जो देश का बंटवारा हुआ उसके बाद, और खासकर जो जिन्ना साहब थे, जिन्ना के क्या कह लीजिए बेवकूफियों की वजह से कह लीजिए या नादानी कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनकी वजह से हिंदू और मुसलमानों में एक लंबी दरार जो है खिंचती हुई चली गई, और वो दरार खिंचती हुई चली जा रही है, अभी तक पट नहीं रही है। इसमें राजनीतिक राजनेताओं और अन्य जो प्रमुख व्यापारी कह लीजिए, या व्यापारी तो नहीं कहेंगे लेकिन जो अन्य फायदे जो जिनको चाहिए था, उन लोगों ने इसमें जो है खाई एक लंबी खींचना शुरू कर दी। आप विगत वर्षों में अगर देख पा रहे होंगे तो, हालांकि इसको पाटना चाहिए, ठीक है, जिससे देश का विकास हो सके। चलिए परिणाम और दंड की अगर बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने इस कांड को बहुत गंभीरतापूर्वक लिया था और देश भर में गिरफ्तारियां शुरू की गई थी, ठीक है। बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा हो गई थी इसी जो है के अंतर्गत। अपने आप में हमारा देश यूं ही आजाद नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, हमारा देश बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ है। देश किसी एक खास व्यक्ति ने या किसी भी जो है अन्य व्यक्ति ने नहीं किया। इस देश की आजादी में बहुत सारे लोगों का अहम योगदान रहा है, चाहे छोटे से बच्चे की बात हो, चाहे बुजुर्ग की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो। देश को महान क्रांतिकारियों ने याद जो है आजादी दिलाई, और उन क्रांतिकारियों के साथ साथ में महान महापुरुषों आदि ने भी जो है आजादी दिलाई अपने आप में, है ना। याद रखिएगा, कई अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास या फांसी या लंबी जेल भी हो गई अपने आप में। चंद्रशेखर आजाद गिरफ्तारी से बचने के लिए और भूमिगत रह करके उन्होंने फिर क्रांतिकारी गतिविधियां करते रहे अपने आप में, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इस घटना के बाद एचआरए का यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का पुनर्गठन कर उसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि एचएसआरए का नाम कर दिया गया। एचआरए का गठन आप जानते होंगे 1924 में किया गया था, कहां पर, कानपुर में किया गया था एचआरए का। और एचएसआरए यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में किया गया। भाई साहब ये तीन के तीनों पॉइंट आपके लिए क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है और इन पर प्रश्न जो खूब पूछता है, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एचआरए और एचएसआरए दोनों के बारे में आज पढ़ लीजिएगा। टास्क नंबर 4 है आपका, ठीक है, टास्क 4। एचआरए और एचएसआरए ये दोनों आपके लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहां पर प्रश्न पूछता है अक्सर आपके एग्जाम में, है ना। चलिए, काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि एचआरए का नया नाम क्या रख दिया गया, तो रख दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी, सॉरी अच्छा आर्मी होगा, सॉरी ठीक है। तो ये आर्मी हो गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी एचएसआरए हो गया था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अभी चर्चाओं में रही है अपने आप में, और इसमें एक बात अभी कही गई है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2025-26 तक 14.2 किलोग्राम के प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो 300 रुपए की सब्सिडी इसमें दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। और यह सब्सिडी एक वर्ष में अधिकतम 9 रिफिल तक दी जाएगी, यानी कि 9 बार आप इसको कर सकते हैं, रिफिल करा सकते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर बात करें तो 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। आप जानते होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। चूल्हे पर खाना बनाने पर आंखें भी हमारी खराब हो जाती है, हमारी माँ लोग की, हमारी दादी लोग की, बाकी जो भी लोग होते हैं, और इससे पर्यावरण प्रदूषण भी होता है अपने यहाँ पे। और लकड़ियों के काटने से क्या होता है, वनों का जो है क्या होता है अपने यहाँ पे, दोहन होता है अपने यहाँ पे। तो ये भी इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, ताकि गांव में एलपीजी के माध्यम से जो है अब चीजें हो जाएं अच्छे से। इस योजना का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण और वंचित परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन क्या करना है, उपलब्ध कराना था। तो ये, और इसका एक बड़ा व्यापक असर बड़ा अपने आप है ना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। अब बताइए, प्रश्न यहां पर है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक एलपीजी सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी जारी रखने की घोषणा कर दी है।
2025-26 तक तो 200 रुपए की, 150 रुपए की, 300 रुपए की या फिर 100 रुपए की। सिंपल सी बात है, 300 रुपए की सब्सिडी जो जारी रखने की बात कही गई है। ओके, ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारा। और अब आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है, प्यारा सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कई बार इसमें कंफ्यूजन में लोग रहते हैं, ठीक है। पहले तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता था, मेरी एमएससी है इसी ईवीएस में ही, उसके बाद ही जो है मैं कंफ्यूजन हो जाता था मुझे इसमें। बताइए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बताओ, कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्टली इसका उत्तर क्या होगा। और अब आपके सामने जो है मुख्य परीक्षा का एक जो है एडवर्टाइजमेंट है, यानी कि उत्तर लेखन कार्यक्रम जो हमारा प्रॉपर जो है मेंस का चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स, कॉपी का चेक होना और बहुत सारी चीजें हैं आपको कराई जाएंगी। अपडेटेड जो है आपको निबंध भी बाद में दिए जाएंगे, उसके लिए निबंध के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी कराए जाएंगे आपको, और बहुत सारी चीजें आप फोन कॉल के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं आपको यहां पर दी जाएंगी। इसके लिए आप जो है आरो मेंस लिख करके 8604440921 या फिर 9506742546 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट अपडेट, इस पर आप लोग जो है जानकारी ले लीजिएगा। तो अब आपके सामने एक प्रश्न जो है और है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर आपको निबंध लिखना है। 600 और 700 शब्दों में दोनों में लिखिएगा, ठीक है। जो आरओ वाले हैं वो 600 शब्दों में लिखेंगे और जो पीसीएस वाले हैं वो 700 शब्दों में लिखेंगे। यूपीएससी वाले 1000 में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है, निबंध का अभ्यास प्रश्न है, लिखिएगा जरूर भाई साहब इसको, है ना, बड़ा जरूरी है अपने आप में, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो, बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बोर मत होइए। ये चीजें जो हैं आपको आगे बहुत अच्छी होंगी। अब आज के करंट अफेयर्स को अगर आपने अच्छे से रेडी कर लिया, जो मैंने टास्क दिया उसको पूरा कर लिया, आप देखिएगा कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी अगर जो दिए गए टास्क मैंने हैं अगर आपने उसको पूरा कर लिया तो। क्योंकि करंट के साथ स्टैटिक डायनामिक अगर दोनों साथ में लेके चलेंगे ना भाई साहब को जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आप जो है अपने गार्जियन स्वयं हैं, आपको स्वयं को लीड करना है, कब पढ़ना है, कब जागना है, कब सोना है। आप अगर खुद से चीजों को नहीं करेंगे तो आपके मम्मी पापा आपको जगाने नहीं आएंगे। आप घर पे नहीं रहते हैं और घर पे भी रहते हैं आप तो भी आपको स्वतः उठना है, स्वतः पढ़ना है। 2-2 घंटे का स्लॉट बना लीजिए, 2 घंटे का 4 स्लॉट तो 8 घंटे हो गया, या 1.5 घंटा का बनाएंगे तो 6 घंटे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्लॉट बनाइए अलग 2-2 घंटे का और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी मिलेंगे कल, तब तक यूं ही मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान प्लीज जरूर देखिएगा, बाकी चिंताओं से मुक्त रहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं हमेशा, कोई दिक्कत रहा करेगी सीधे आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8604440929 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।